अध्यक्ष महोदय, वास्तव में पूरे संसद के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने जिस प्रकार से कल लगभग 12 घंटे तक पूरे सदन में सभी मेंबर्स को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया, सभी को बड़े विस्तार से रेलवे के डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे चर्चा करने का मौका दिया, अपने आप में एक नया कीर्तिमान एस्टैब्लिश किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी हमारे कर्मठ कर्मचारी जिन्होंने इसके पहले इसके बाद रात को 12 बजे के भी बाद बैठे होंगे अपना रूटीन काम करने, इतना कोऑपरेट करके सभी सदन को चलाने में मदद की। और मैंने तो कई मीडिया के मित्रों को भी देखा कि रात तक बैठे थे, बाहर भी हमको मिले जब हम निकले। सभी का धन्यवाद करने से शुरू करना चाहूंगा। आज बहुत ही सुखद अवसर है, हम सबके लिए खुशी की बात है कि आषाढ़ी एकादशी के दिन हम चर्चा को आगे लेके जा रहे हैं। ये एकादशी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र में सभी जगह बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां तो वारकरी लाखों की संख्या में पंढरपुर जाते हैं आज के दिन भगवान विठल के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं सदन के समक्ष अपनी बात रखना चाहूंगा। वास्तव में विठल भगवान ने जो पूरे वैश्विक भाईचारे के लिए, शांति के लिए, समरसता के लिए जो सीख हम सबको दी थी कि बिना भेदभाव के देश चले, बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति अपना काम करे। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष बिना भेदभाव के पूर्ण विकास का जो काम किया है, समाज के हर वर्ग की चिंता की, हर वर्ग को साथ लेके विकास, देश प्रगति के मार्ग पे तेज गति से चले। और वैसे ही रेलवे ने भी गत 5 वर्षों में तेज गति ली, देश को प्रगति करने में एक बड़ा योगदान दिया, और उसकी कुछ चर्चा, उसकी कुछ झलक देने की मैं आज प्रयत्न करूंगा। मेरे पूर्व लगभग 99 वक्ता बोले हैं इस डिबेट में, 99 स्पीकर। मेरा सौभाग्य है कि मैं 100 स्पीकर के रूप में अंग्रेजी को मिलाएंगे तो सेंचुरी हो ही गई है। सुरेश अंग्रेजी साहब बोले ना तो 100 हो गए। मैं समझता हूं कि मेरे पूर्व में सदानंद गौड़ा जी, माननीय सुरेश प्रभु जी, दोनों ने जो गति दी थी रेलवे के अन्य अन्य कार्यों में, जिस प्रकार से उन्होंने एक रेलवे का बड़ा विजन बनाया, उसको आगे लेके जाने के लिए जो मुझे जिम्मेदारी मिली, और अब अंगड़ी जी मेरे साथ हैं, सुरेश अंगड़ी जी, जिन्होंने कल पूरे समय 12 घंटे बिना एक ब्रेक लिए पूरे समय सबकी बात यहां बैठ के सुनी। सभी के मार्गदर्शन से, सभी के प्रभावी कदमों से आज रेलवे बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। कल वैसे सुरेश प्रभु जी का जन्मदिन भी था, जिस दिन हम सब डिबेट कर रहे थे, और वास्तव में उनके दिखाए हुए मार्ग काम पे हम बहुत तेज गति से चल रहे हैं। कल एक और याद रखने वाला दिन था 11 जुलाई, जब मुंबई, जिस शहर से मैं आता हूं, जहां मेरा जन्मा हूं, पला हूं, पढ़ा हूं, बड़ा हुआ हूं, आज के दिन और कल के दिन 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेनों में लगभग 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें करीब करीब 209 लोगों की मृत्यु हुई, उन्होंने वीरगति प्राप्त की, और 700 लोगों से अधिक घायल हुए थे। अलग बात है कि वो 2006 था, उस समय इतना बड़ा घटना होने के बावजूद
कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई कदम नहीं उठाए गए। अगर मोदी जी की सरकार होती तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। आप सब याद कर सकते हैं कि अगर इस प्रकार की घटना मोदी जी के सरकार में होती तो किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देके हम इन आतंकवादियों को अपने घर ठिकाने बैठाते। ट्रेन का बात करें भैया। बहुत अच्छी बात है कि कल रेलवे की अलग अलग उपलब्धियों की बहुत सारी बातें हुई। रेलवे के बारे में बहुत सारे अच्छे सुझाव आए। बहुत सारे मेंबर्स ने डिटेल में रेलवे के बजट को स्टडी किया। रेलवे के बजट में से बहुत सारे नए नए पहलू भी हमारे समक्ष रखे, बहुत सारे सुझाव आए। माननीय अध्यक्ष जी पूरे समय अपना हंसमुख चेहरे से हम सबको प्रोत्साहित भी करते रहे, किसको रोका टोका भी नहीं। और इन सब चर्चाओं में से मैं समझता हूं एक चारों दिशाओं से जब नए नए सुझाव आते हैं, नए नए विचार आते हैं, तो हम सबको भी प्रोत्साहन मिलता है कैसे हम और अच्छी तरीके से रेलवे का काम आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में भारत के इतिहास को अगर देखें तो आजादी के लड़ाई के समय से ही भारतीय रेल ने एक बहुत प्रमुख स्थान रखा है, काम किया है। एक प्रकार से महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हम इस वर्ष मनाने जा रहे हैं। और महात्मा गांधी जी को शायद अगर साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से बाहर नहीं निकाला गया होता उस समय, तो शायद इतिहास कोई अलग ही मोड़ ले सकता था। तो मैं आज जरूर इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को भी अपने श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से रेलवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 घंटे काम करती है, 365 दिन तत्पर रहती है। और जो 13 लाख कर्मचारी दिन रात रेलवे की सेवा करते हैं, उनको जरूर मैं आज के अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा उनके कर्मठ प्रयासों के लिए। और गत 5 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने हमारी सहायता की है कि हम बहुत सारे कामों में गति लाए, तेज गति से काम करें, वो संभव नहीं होता जब तक ये सब लोगों ने अपना अपना योगदान नहीं दिया होता। लगभग सभी मेंबर्स को मेरा मिलना जुलना रहता है, नए मेंबर्स सब मिले नहीं होंगे अभी तक, पर सब मेंबर्स की फीडबैक लेना, मेंबर्स के कामों पर चिंता करना। और मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जिसका कोई ना कोई काम किसी ना किसी तरीके से हमने पिछले 5 वर्षों में कोशिश नहीं की हो उसको करने की। परंतु ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार की व्यवस्था 2014 में हमें मिली थी वो कितनी जर्जर थी। मैं एक ही आंकड़ा शुरू में रखना चाहूंगा जिससे सभी मेंबर्स को एक प्रकार से अनुभव होगा क्या बदलाव गत 5 वर्षों में आया। कल काफी बातें होती थी स्टॉपेजेस की, नए रेल लाइन्स की। मैंने बीच में उठ के थोड़ा इंटरव्यू भी किया था कि वास्तविकता भी है कि रेलवे ओवरबर्डन है, ट्रैफिक ज्यादा है। तो मैं उसकी थोड़ी डिटेल आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 1950 में पूरे देश में 77,609 ट्रैक किलोमीटर थे, 77,609 ट्रैक किलोमीटर। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार ने काम संभाला, तब 1950 से बढ़ के 2014 तक ये ट्रैक किलोमीटर बढ़कर 89,919 हुआ था। मात्र 12,000 किलोमीटर बढ़ा था, यानी 64 इयर्स में। इतनी तो मेरी आयु भी नहीं है। 64 साल में माननीय अध्यक्ष जी ट्रैक किलोमीटर 77,609 किलोमीटर से बढ़ के 89,919 किलोमीटर होता है, लगभग 12,000।
5 वर्षों में अकेले ये ट्रैक किलोमीटर बढ़ के 2019 में 1,23,236 किलोमीटर, 33,000 किलोमीटर ट्रैक किलोमीटर इस सरकार के आने के बाद अलग अलग प्रकार से वास्तविकता है, वास्तविकता नहीं क्योंकि मान्य बर्दाश्त कीजिए, प्लीज। मान्य सदस्य को चिंता है कि इतना काम नहीं हुआ, तो मैं इतना बता दूं कि जिस तेज गति से हमने अलग अलग काम, चाहे वो ट्रैक गेज कन्वर्जन हो, नैरो गेज से ब्रॉड गेज, चाहे वो डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग हो, चाहे नए लाइन्स कमीशन कर रहे हो, इन सब चीजों में हमने लगभग 59% इंक्रीज किया इन कमीशनिंग ऑफ न्यू लाइन्स, डबलिंग, क्वाड्रपलिंग, ट्रिपलिंग बिटवीन 2009 एंड 14 के निस्बत 14 से 19 के बीच। और कुल उदाहरण ले लें, कल वैसे अभिरंजन जी ने एक बड़ी विचित्र बात करी कि विद्युतीकरण में यूपीए के समय 3,000 किलोमीटर होता था, हमारे समय सिर्फ 3,300 हुआ। मैं बड़े हैरानी में था क्योंकि मुझे जानकारी थी पिछले साल अकेले हमने 4,000 किलोमीटर से ज्यादा किया। तो मैंने जब डिटेल्स देखी तो इलेक्ट्रिफिकेशन बाद में 2009 से 14 के बीच पूरे 5 वर्षों, मैं 5 वर्षों का आंकड़ा बता रहा हूं, 5 वर्षों में विद्युतीकरण भारतीय रेल का 3,038 किलोमीटर, 3,038 किलोमीटर 5 वर्षों में विद्युतीकरण 3,038 रूट किलोमीटर हुआ, यानी अंदाजन 600 किलोमीटर हर महीना, हर साल 600 किलोमीटर। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 5 वर्षों में 13,687 किलोमीटर, यानी 4.5 गुना विद्युतीकरण हमने सिर्फ 5 वर्ष में करके दिखाया इनके निस्बत। और अगर और अच्छा आपको देखना हो, माननीय अध्यक्ष जी, 2013-14 में लगभग 650 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ पूरे वर्ष में। 2013-14 में लगभग 650 किलोमीटर एक वर्ष में किया। पिछले वर्ष अकेले हमने 4,087 किलोमीटर एक ही वर्ष। अब जो वर्ष खत्म हुआ है 2018-19 में, उस वर्ष में 2017-18 में 4,087, 2018-19 में 5,200 किलोमीटर उस वर्ष में एक वर्ष में कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब बड़ा सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है, बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार क्या होता है कि हारने वाले और जीतने वालों में बस एक फर्क रहता है, हारने वाले मुश्किलों को देखते हैं और जीतने वाले मंजिलों की तरफ। मैं समझता हूं हम सब माननीय सांसद भली भांति जानते हैं, रेलवे एक बड़ी अति आवश्यक सुविधा है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में बढ़े, हमारे गांव तक पहुंचे। रेलवे ज्यादा इकोनॉमिकल भी है, सस्ती भी पड़ती है, एफिशिएंट भी है। लेकिन ये सच्चाई जब तक सामने हमारे ना रहे तो ये बड़ा मुश्किल है समझना क्यों रेल मंत्री नया स्टॉपेज नहीं दे पाते हैं, नई रेलगाड़ी नहीं चला पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि रेल ट्रैक किलोमीटर तो इतना कम बढ़ा, रूट किलोमीटर इतना कम बढ़ा, लेकिन फ्रेट की जो लोडिंग है, माल जो ढोता है रेलवे, ये बढ़ा है पिछले 64 सालों में लगभग 1300%। तो इससे इतना बड़ा लोड बढ़ाना उसी ट्रैक पे, तो आप समझ सकते हैं कैपेसिटी कितनी ओवरलोडेड है। और अगर पैसेंजर देखें
तो पैसेंजर किलोमीटर बढ़ा है लगभग 1642%। तो अब इतनी जब वृद्धि डिमांड की होगी, सप्लाई पे कभी निवेश किया नहीं गया जिस प्रकार से निवेश होना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से तकलीफें आएंगी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद जो निवेश, जो कैपेक्स पे खर्चा होता था, वो 2.5 गुना लगभग पिछले 5 वर्ष में हुआ उसके पहले की निस्बत, 2.5 गुना। और उसी के कारण इतना सारा हम काम देख पाए देश भर में। वैसे अटल जी ने एक बात कही थी, बड़ा अप्रोप्रिएट है आज के संदर्भ में भी। मैं आर यू इंसल्टिंग द ऑनरेबल मेंबर्स? ऑनरेबल चेयर, इंसल्टिंग द ऑनरेबल मेंबर्स एंड आई थिंक आई हैव एवरी राइट टू लुक वेयर आई वांट। मैं हमेशा से ही वादे लेकर नहीं आया, अटल जी ने कहा था, मैं हमेशा से ही वादे लेकर नहीं आया, इरादे लेकर आया। और मैं समझता हूं मोदी जी ने अटल जी के दिखाए हुए उन इरादों को जो तेज गति दी, जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे रेलवे के काम को एक प्रकार से स्वयं निगरानी भी रखी, हमको मार्गदर्शन दिया, काम के अलग अलग पहलुओं में चिंता की, और विशेष रूप से रेलवे के बारे में 5 वर्षों में जो माननीय मोदी जी का सानिध्य रहा, मार्गदर्शन रहा, इस काम को आगे बढ़ाने में, मैं जरूर इस सदन को आज बताना चाहूंगा कि अपने आप में शायद एक चाय वाला जिसने रेलगाड़ियों के सामने चाय बेच बेच के अपना छोटी आयु में असली देश को देखा, असली देश का परिचय किया, वही समझ सकता था रेलवे कितना अहम भूमिका लगाता है। कई सारे बातें करी गई। हमने अध्यक्ष महोदय जितने अन्य सदस्यों ने विषय उठाए, उन सबको रात भर बैठ के हर एक को कंपाइल किया। ये करीब 74 पेज में कल के सब एमपीज ने जितने विषय उठाए वो सब मेरे पास यहाँ पे रेडी है। हाँ, कई मेंबर्स ने अपनी स्टॉपेज या नई ट्रेन की बात की, वो रात भर में नहीं हो सकते, आप सब जानते हैं। उसको डिपार्टमेंट स्टडी करके आप सबके विषय हमने नोट किए, आप सबको पत्र लिखकर उसका जवाब मिलेगा जो आपने लेकिन लालच आता है कुछ तो विषय सामने रखे जाएं आज, खासतौर पे प्रमुख शुरुआत में माननीय विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो नेता हैं उन्होंने कुछ विषय उठाए, बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहते हैं द शीन एंड ग्लैमर विच वॉज विजिबल इन द रेलवे बजट हैज बीन लॉस्ट आफ्टर द जनरल एंड रेल बजट वर कंबाइंड। मैं समझता आज पूरे देश ने और दुनिया ने सराहना की है कि एक राजनीतिक बजट जो सिर्फ और सिर्फ देश को और माननीय सदस्यों को गुमराह करने वाला एक बजट दिखाया जाता था। सैकड़ों ट्रेन अनाउंस होती थी, नए ट्रैक अनाउंस होते थे, इलेक्शन जीतने के हिसाब से और अपने क्षेत्र को खुश करने के हिसाब से एक ख्वाबी पुलाव दिखाने की जो कोशिश पहले की जाती थी रेलवे बजट में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस विषय को समाप्त करके देश हित का काम किया है, जनता के हित का काम किया है, कि जनता को कोई गुमराह न कर सके और जो काम किया जा सकता है वही विश्वास देश के समक्ष रखा जाए। माननीय मंत्री जी के अलावा कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। अब कोई उठना भी नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल रखी गई डिबेट के समय, और ये हर बार हम सुनते हैं जो विषय होते हैं हमारे समय शुरू हुआ था, हमारे समय शुरू हुआ था। नहीं, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगना चाहिए देश में। देश धन्यवाद करते आपने शुरू किया है,
2007 में शुरू किया, और 7 के बाद क्या किया? 2007 से 14 तक माननीय अध्यक्ष महोदय 7 साल 7 years 7 साल में मात्र 9,000 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट पे खर्चा किया और 1 किलोमीटर भी ट्रैक लिंकिंग नहीं कर पाए। 1 किलोमीटर 2014 के बाद हमने इस काम को तेज गति दी, तेजी से इस काम को अपने हाथ में लिया और मात्र 5 वर्ष में 39,000 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट पे खर्चा किया और 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर का ट्रैक लिंकिंग अब तक पूरा कर चुके और 2021 तक ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम पूरा कर देंगे। मैं तो और डिटेल दे सकता हूं, टेंडर तक नहीं किए थे। 7 साल में एक बार नहीं, हम 10 बार डिबेट कर लेंगे आपके साथ। 7 साल में जो काम किया था हमने 5 साल में उसका 4 गुना से अधिक निवेश करके 1900 किलोमीटर को ट्रैक लिंकिंग कर दिया। बातों से नहीं, काम से। थोड़ी बहुत बातें उन्होंने रखी रेलवे प्राइवेटाइजेशन की, उसके बारे में मैं एक बार पहले ही प्रश्नकाल में जवाब दे चुका हूं, लेकिन फिर भी वही बात वो बार बार बोलने से कोई सच्चाई बदल नहीं सकती है। सच्चाई ये है कि हमको अगर रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाना है, रेलवे की सुविधाओं गांव गली देश में पूरे चारों कोने तक पहुंचाना है, स्वाभाविक रूप से बड़े रूप में निवेश लगेगा। स्वाभाविक रूप से सभी यात्री चाहते हैं अच्छी सुगम यात्रा। हम चाहते हैं कि देश का जो फ्रेट है, माल है, वो ढोने की क्षमता बढ़े रेलवे की। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि आगे चल के हम और ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को एनकरेज करेंगे और ज्यादा रूप में जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, बाहर से निवेश लाने के लिए कुछ यूनिट्स को कॉर्पोरेटाइज करेंगे। अरे कोई हमारी नहीं, ये भी आप ही के समय का काम है। हम आपने जो अधूरा काम छोड़ा था उसको पूरा कर रहे हैं, तो ये तो हमारा काम रहा ही है। तो शायद जनता ने इसलिए हमको चुन के भेजा है कि जो आपने जो काम करने में विफल रहे थे उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो आज क्यों क्रोकोडाइल टीयर्स आ रहे हैं? आज सडनली क्यों आप क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? हमें समझ नहीं आता है कि उनके कहने का हेतु क्या है। और मैं समझता हूं जब हमारे वित्त मंत्री जी ने एक बहुत ही विश्वास के साथ इस देश के समक्ष रखा कि हम रेल और रेल से जुड़ी हुई सुविधाओं में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए अगले 10-12 साल में निवेश करेंगे, मैं समझता हूं ये तो हिम्मत का काम है। यही तो चाहते हैं सब मेंबर्स, इसी के लिए तो हम चुन के भेजे गए, यही काम करने के लिए तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री ने जैसा कहा, नई सोच नई दिशा, नई सोच नई दिशा के साथ ये सरकार काम करेगी। और मैं माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी बहन ने जो देश के सामने जिस प्रकार से आगे का एक बड़ा विस्तृत चित्र रखा है कि आगे कैसे देश और कैसे रेलवे प्रगति करेगा, उसमें हम सब प्रतिबद्ध हैं और हम सब उसको पूरा करने के लिए दिन और रात काम करने वाले हैं। अरे भाई बोले दो ना, अलग अलग योजनाएं हैं, बोले अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग काम करने का हमारा काम है। जैसे कई सारे माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय से आपस में नई संसद में चलाओ। मैडम, माननीय सदस्यगण, कल रात को 12 बजे तक सदन चला, कोई टेक्निकल कारण था तो रात को 2 बजे तक भी चलता। आपको जो माननीय सदस्यों को बोलने का मौका
देना था, मौका दिया। फिर भी आपके मन में कोई बात होगी तो मैं और सवाल जवाब करा लूंगा, लेकिन कम से कम माननीय सदस्यों में आपको आग्रह है, मैं इधर के माननीय सदस्यों को विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं, मंत्री जी सक्षम है, आप बीच में टोका टोकी मत करें। इस सदन में आप कोई बैठ बैठे मत बोलिए। आपको मैंने अभी अनुमति नहीं दी है। कोई माननीय सदस्य जब माननीय मंत्री जी बोलेंगे, कोई बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। स्वागत है माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज, आपको कोई स्पष्टीकरण हो तो मैं दिलाऊंगा। प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। हमने जो 50 कोई स्पष्टीकरण में दिलाऊंगा। हमारे मंत्री 50 लाख करोड़ का मंत्री जी सक्षम है दादा, प्लीज आगे का योजना सोचिए। उसमें जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, जहां जहां पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, बहुत ज्यादा गाड़ियों की डिमांड है, इस प्रकार के लाइनों पे हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपया अगर खर्चते हैं तो उसकी कैपेसिटी बड़े रूप में बढ़ सकती है और अच्छी तरीके से लोगों की सुविधाएं बढ़ सकती है। अब मैं समझता हूं इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, लोगों ने स्वागत करना चाहिए। हमने कल्पना की है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बनाए जाएं, जिससे जहां जहां पे मालगाड़ियां का डिमांड है वो और बढ़ सके। उसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो, इसमें भी किसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो मेन गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, मुंबई से दिल्ली जाता है, मुंबई से कलकत्ता, जो मेन लाइन है उसके इंटरसेक्शन है, उसकी गति बढ़ाने का काम पे अगर हम करीब 1.5 लाख करोड़ खर्चते हैं, मैं समझता हूं स्वागत है। इस प्रकार से हमने एक एक विषय पे गहराई से विषय के जड़ तक जाके, समस्या के जड़ पर जाके रूट कॉज एनालिसिस करके कैसे बिना राजनीतिक हस्तक्षेप से पर इकोनॉमिक कारणों से देश की भलाई के लिए, जनता की सुविधा के लिए किन किन चीजों पर निवेश करने से आगे रेलवे देश की और अच्छी तरीके से सेवा कर सके, उसमें ज्यादा बल दिए। आप सब जानते हैं, भली बात जानते हैं, पहले एक आईसीएफ कोचेज हुआ करते थे, अभी भी कई बड़ी संख्या में आईसीएफ कोचेज देश में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सालों से बने आ रहे हैं इस आईसीएफ कोचेज, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री डिजाइन। 30 साल पहले एलएचबी कोच का एक डिजाइन स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह से आया, उसका काम शुरू किया, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में एलएचबी कोचेज बनते थे, थोड़ी बहुत क्वांटिटी। और आईसीएफ कोचेज हमारे आने तक चलते ही जा रहे थे, बड़ी मात्रा में आईसीएफ कोच बनते थे। हमने निर्णय लिया कि जो पुराने आईसीएफ कोच हैं, जिसके कारण इतने बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके कारण मृत्यु होती है लोगों की एक्सीडेंट के समय, उसको क्यों ना हम पूरी तरीके से फेज आउट कर दें और सिर्फ एलएचबी कोच बनाए। आज देश में एक भी आईसीएफ कोच नया नहीं बन रहा है। पुराने जो चल रहे हैं, जैसे जैसे उसका लाइफ खत्म होगी, यूजफुल लाइफ, उसको हम फेज आउट कर देंगे, उनको ओवरऑल करके फिर वापस आपके लिए नहीं दे देंगे, उसको रिप्लेस करेंगे एलएचबी से। अब इस सब में तो जरूर बड़े पैमाने पर खर्चा होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से जनता चाहेगी कि करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सिग्नलिंग सिस्टम, आखिर सुरक्षा के साथ सिग्नलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे गाड़ी कहाँ है, कब रोकनी है, कैपेसिटी भी बढ़ जाती है अगर ज्यादा गाड़ियां चल सकती है। जैसे मुंबई लोकल में हर 3-4 मिनट में एक गाड़ी चलती है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है। क्यों ना पूरे देश को उसका लाभ मिले, पूरे देश को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो। अब ऐसे काम करने के लिए अगर सरकार पहल करती है, सरकार उसके लिए निवेश बड़े रूप से लाने की चेष्टा करती है, तो मुझे तो लगता था कि शायद विपक्ष भी हमारी सहायता करेगी, हमारे को सराहना करेगी कि अच्छा काम हो रहा है। कभी कभार तो शायद राजनीति से उठ के भी हमने देखना चाहिए क्या अच्छा काम हो सकता है, कैसे हम उसमें भी योगदान दे सकते हैं। परंतु अगर टीका टिप्पणी करनी है तो इतना मैं बता दूं कि कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें मैं अच्छी तरीके से जवाब देके समझा सकता हूं सबको कि कैसे पुराने जमाने में काम होता था और कैसे आज होता है।
अगर सबको याद नहीं है तो एक बार कुछ नए, कई सारे नए माननीय सांसद भी आए हैं, तो मैंने पिछली बार एक जवाब देते हुए पिछले टर्म में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है उसका जिक्र किया था। वो भी प्रोजेक्ट 2007-8 में लगभग मंजूर हुआ था, बनना शुरू हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में जब हम आए वहां एक भी कोच नहीं बना था, एक भी कोच नहीं बना। वहां पे कपूरथला और चेन्नई से कुछ शेल लाए जाते थे, उस पर पेंट करते थे या पेच कसते थे, बोलते थे अब प्रोडक्शन हो गया। जनरल मैनेजर तक अपॉइंट नहीं हुआ था, एक आदमी अपॉइंट नहीं हुआ था, टेम्पररी भेजे जाते थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली और उनके समक्ष एक गंभीर विषय आया, उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि इस पे लोगों को भर्ती किया जाए, अपॉइंट करो अफसरों को और इसमें यहां पे प्रोडक्शन शुरू कराओ। अगस्त 2014 में पहला कोच बन के निकला वहां। और देखिए अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कार्यशैली हर वर्ष हम उसको बढ़ाते रहे प्रोडक्शन को, और ये आज सिर्फ 100% हम LHV कोचेस बना रहे हैं, अच्छे सुरक्षित कोचेस। आपको जान के खुशी होगी कि दिनों रात उसकी प्रोडक्शन हम बढ़ाते रहे और लगभग 711 कोच बने थे 17-18 में, 2017-18 में जब मैं और उसकी क्षमता 1000 कोचेस की है, 711 बने थे 17-18 में। आप समझ सकते हैं कि साधारणतः सरकारी फैक्ट्री में 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो लोग छाती पीट के अपना गुणगान करते सब जगह, पर हमारे प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं होते हैं किसी काम से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा 711 बने तो ज्यादा क्यों नहीं बन सकते? अगर सब उसकी कैपेसिटी 1000 ही है, 711 बन रहे और कोई फैक्ट्री इतनी नहीं बनाती है, बोले मैं खुद आऊंगा देखने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी MCF गए, उन्होंने पूरी फैक्ट्री का पूरा राउंड लिया, कर्मचारियों से मिले, हमारे नौजवान इंजीनियर से बातचीत की और उन्होंने दिशा निर्देश दिया अगले वर्ष इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन को डबल किया जाए। और हमने 18-19 में 1425 कोच बनाए। 1000 की फैक्ट्री की क्षमता ने 1425 कोच बनाए और डबल किया। स्वाभाविक है, हमने नामुमकिन को मुमकिन करने के ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं रेलवे के। वैसे ये अलग बात है कि अगर हम इस पे और निवेश करें, इस पे और टेक्नोलॉजी लाएं, जो हमारी कल्पना है जिसके कारण हमने सोचा इसको कॉर्पोरेटाइज करें, नई टेक्नोलॉजी लाएं, नया निवेश लाएं, तो हम चाहते हैं कि रायबरेली स्थित फैक्ट्री 5000 की क्षमता की फैक्ट्री बने, विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री। और सोचिए कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितनी एंसिलरी यूनिट्स छोटी चारों तरफ आएंगी, कैसे छोटे हमारे उद्योग को, व्यापार को बल मिलेगा। ये है सोच सरकार की, और वहां से फिर निवेश होगा पूरे विश्व में। भारत के बने हुए ट्रेन, भारत के बने हुए ट्रेन सेट, भारत के बने हुए कोच पूरे विश्व में जाके चलेंगे। मेरे हिसाब से यार प्लीज और मेरा अंतिम आग्रह सदन के अंदर, कई बार ये कहा जाता है कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब मेरा तो वैसे गला जल्दी बैठ जाता है, पर गला फाड़ फाड़ के बार बार बोल चुके हैं कि कोई रेलवे को प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकता है। रेलवे को प्राइवेटाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। लेकिन अगर कुछ नई सुविधाएं आती हैं, एडिशनल कोई नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, कोई नए रूप से टेक्नोलॉजी लाते हैं, कोई नई क्षमता बढ़ाते हैं, ट्रैक्स की, रूट्स की, लाइन्स की, कोई नए स्टेशन बनाने को तैयार हो जाते हैं, कोई जगह पे हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं तो देश हित का काम है, निवेश को इनवाइट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई सारे विषय उठाए गए,
एक विषय मैं जरूर बताना चाहूंगा माननीय सदस्य को आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी। हमारी सरकार ने संरक्षण और सुरक्षा इन दोनों को प्रमुख उद्देश्य रख के काम किया। 2009-10 में अगर एक उदाहरण के लिए लो, क्योंकि कई माननीय सदस्य उस पार्टी से आते हैं जिनकी नेता तब रेल मंत्री थी, तब 2009-10 में 2160 करोड़ रुपए रेलवे में सिक्योरिटी, महिलाओं की, बच्चों की, यात्रियों की सिक्योरिटी में सुरक्षा पे खर्च होता था। इस वर्ष हम 5690 करोड़ लगभग खर्चा करने वाले हैं सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा में। इतना बड़ा बदलाव है। अगर हम एक्सीडेंट्स की संख्या देखें माननीय अध्यक्ष जी, 2004 से 9 के बीच लगभग 206 एक्सीडेंट एवरेज हर वर्ष होते थे, 206। 2009 से 11 के बीच 153 एक्सीडेंट। हमारे समय घट के 100 से भी नीचे आ गए, 95.6 एक्सीडेंट हर वर्ष होते हैं। तो यानी हमने एक्सीडेंट्स भी कम किए और एक्सीडेंट्स में जो लोगों की जान जाती थी उसका फिगर 2009-11 में लगभग 300 तक पहुंच गया था। उसको हमने आज घटा के शायद 50 के आसपास ऐसा सुधार शायद रेलवे में पहले कभी नहीं देखा होगा। एक विषय सदस्यों ने पूछा ऑपरेटिंग रेशियो का। स्वाभाविक है, ऑपरेटिंग रेशियो में जो मैन पावर कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड होता है। आज लगभग 22,000 करोड़ रुपए हमने ज्यादा रेलवे के कर्मचारियों के लिए, जो 12-13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, उनको 22,000 करोड़ रुपए ज्यादा 7th पे कमीशन के बाद दिया है। उसके बावजूद रेलवे को प्रॉफिट में रखा और रेलवे सही तरीके से अपना काम कर पा रही है, निवेश कर पा रही है। अपने आप में ये दर्शाता है। और मेरा विश्वास है कि जो ये एफिशिएंसी के पैरामीटर्स, जो इंप्रूवमेंट्स हम कर रहे हैं, इससे आगे चल के और भी रेल सुविधाएं जनता को पहुंचे, जनता को उसका लाभ मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक विषय पता नहीं क्या से कुछ फिगर्स बताए जाते थे। LIC बोरोइंग इतनी 2000 करोड़ हुई है, 5000 जोड़ ले तो 7000, कई सारे ऐसे विषय हैं जो एकदम बेबुनियाद बातें हैं। अब जब हमें LIC से पैसा लगेगा तो हम ले लेंगे, जब हमें नहीं लगता है तो हम जबरदस्ती बोरोइंग करके अपना ब्याज का खर्चा बढ़ाए क्या? ये कोई भी अपने बैंक खाता में करता है कि ब्याज पे पैसा लो जब नहीं है जरूरत, जब जरूरत होगी तो ले लेंगे, जब जरूरत नहीं थी तो नहीं लिया। फिर भी सांसद महोदय की जानकारी के लिए अब तक लगभग 18,000 करोड़ रुपए हम ले चुके, और जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसके हिसाब से उनसे बात करके ले सकते हैं। वैसे और भी बहुत ऑप्शन है बोरोइंग के, जो हमको सबसे सस्ता पैसा मिलता है हम तो उससे बोरो करते हैं। इसी प्रकार से कई सारे MOUs का जिक्र किया गया, मेरे पास सब डिटेल्स है, मुझे लगता है मैं लिखित ही भेज दूंगा। ऐसे एक MOU के ऊपर हमने काम करके रेलवे में सुविधाएं बढ़ाने के लिए अपना प्रयत्न किया है। इनको तो इतना भी नहीं मालूम है कि मैं अमेरिका कभी पढ़ाई करने लंबे अरसे के लिए नहीं गया। शॉर्ट कोर्सेज वगैरह जरूर मैंने बहुत सारे किए, और मैं समझता हूं, और मैंने एक रूल बनाया कि रेलवे में हर कर्मचारी को 1 हफ्ता ट्रेनिंग होना कंपल्सरी होना चाहिए। हर साल 1 हफ्ता रेलवे में ट्रेनिंग कंपल्सरी किया है, जिससे री लर्निंग होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। माननीय अध्यक्ष महोदय ने नए सांसदों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आजकल चला रखा था। आखिर ट्रेनिंग इज समथिंग विच इज नेसेसरी फॉर एवरीबडी।
बड़े से बड़े व्यक्ति को रीलर्न करना पड़ता है, नहीं तो वो इतिहास के जीता है, इतिहास के पन्नों के हिसाब से जीता है। दुर्भाग्य है कि शायद कुछ लोगों को ये बात ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी में तो ट्रेनिंग प्रोग्राम हर वर्ष किए जाते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे पार्टी के एमपीज के लिए, जिससे कंटिन्यूस हम भी इवॉल्व हो और दुनिया के साथ साथ हम भी आगे बढ़े। पर आपकी जानकारी के लिए मैं शॉर्ट कोर्सेज के लिए जरूर अमेरिका गया, नहीं तो स्वदेशी पढ़ाई करके यहां तक पहुंचा और स्वदेशी पढ़ाई करके मैं यहां पे मंत्री बना। आपने तो कहा, आपने शब्द ये इस्तेमाल किया, इफ कांग्रेस नहीं होते तो आप पढ़ाई करने यूएस कैसे जाते, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया था, वो भी लिखा हुआ है। आपका वर्बेटम ट्रांसक्रिप्ट लेके मैं हमने बनाया। ट्रैक रिन्यूअल की भी बात उन्होंने की। ठीक है। ट्रैक रिन्यूअल की बात मुझे तो समझ नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है बैठिए अध्यक्ष जी। जब हम सरकार में आए आराम से बैठिए। तब जो झरझर स्थिति थी, ट्रैक रिन्यूअल कितना पुराना नहीं हुआ था, हमने उस सबको पिकअप किया, उस सबको बढ़ाया और उसी के कारण आज ये सेफ्टी का फिगर इतना सुधरा है कि कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट 2013-14 में जो 118 होते थे, आज 18-19 में घट के 59 रह गए, आधे हो गए, एग्जैक्टली हाफ। विद्युतीकरण का तो मैंने ऐसे जवाब दे ही दिया है, पर हमारा विश्वास है और हमारा संकल्प है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में पूरे भारतीय रेल को, जो ब्रॉडगेज नेटवर्क है, मेन नेटवर्क जो है, पूरे भारतीय रेल का ब्रॉडगेज नेटवर्क 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। हजारों करोड़ का डीजल बचेगा, देश का विदेशी मुद्रा बचेगी विदेश से क्रूड ऑयल लाने में, और साथ ही साथ, क्योंकि माननीय सांसदों को बड़ी चिंता रहती है, पर्यावरण में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। दिल्ली में आने वाली गाड़ियों में भी सब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, दिल्ली का भी पर्यावरण सुधरेगा, मुंबई का भी सुधरेगा और गांव का भी पर्यावरण सुधरेगा जहां जहां से रेलवे जाएगी। वैसे मेरे मैनिफेस्टो की भी चर्चा की गई। मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी चिंता करते हैं कि देश में एक भी ऐसा विषय नहीं है हमारे मैनिफेस्टो पे जिसपे कंटिन्यूअसली मंत्रियों को देखना नहीं पड़ता है, मॉनिटर नहीं करना पड़ता। और मैं समझता हूं जितने प्रतिशत मैनिफेस्टो के ऊपर काम इस सरकार ने 5 साल में किया, इसके पहले कोई सरकार ने मैनिफेस्टो को इतना सीरियस नहीं लिया होगा जितना हमारी सरकार ने लिया। जस्ट जानकारी के लिए, क्योंकि एक मैंने विषय पहले कहा था ट्रैक किलोमीटर का, उसको मैं सिर्फ संशोधित कर दूं, वो रनिंग किलोमीटर था। रेलवे की अलग अलग भाषा होती है। 89,919 जो मैंने फिगर दिया था वो रनिंग किलोमीटर था, तो कृपया स्टाफ उसको ट्रैक किलोमीटर के बदले रनिंग किलोमीटर ठीक से उसको ले लिया जाए। और करेक्शन करने का तो मुझे लगता है मुझे अधिकार है, तो और मैं पूरा ही संशोधित कर देता हूं कि जो 64 साल में 12,000 किलोमीटर रनिंग किलोमीटर बढ़ाया था, वो हमारे समय में 5,000 किलोमीटर सिर्फ 5 साल में बढ़ा। 64 साल में 12, हमारे समय में 5,000 रनिंग किलोमीटर बढ़ा, और टोटल ट्रैक किलोमीटर जो 64 साल में लगभग 49,000 किलोमीटर बढ़ा था, वो हमारे समय में सिर्फ 5 साल में 7,000 किलोमीटर बढ़ा। ये मैं संशोधित कर दूं, वो फिगर्स बोलने में मुझसे गलती हुई, उसको मैंने संशोधित कर दिया। एक बताया गया कि वंदे भारत पूरी क्षमता पे नहीं चलती है। स्वाभाविक है, क्योंकि पहले तो किसी ने हिम्मत ही नहीं करी थी इतनी अच्छी बढ़िया ट्रेन भारत में बनाने की।
हमने हिम्मत किया, साहस किया और पहली बार हमारे इंजीनियर्स ने भारत की शुद्ध डिजाइन वाली एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन सेट के रूप में बनाई। अब आप तो पहले रेल मंत्री रह चुके, आपको इतना भी नहीं पता कि कोच को ज्वाइन करना और एक ट्रेन सेट के बीच में फर्क क्या होता है। पहली बार देश में ट्रेन सेट बनी जो वंदे भारत के नाम से दिल्ली से बनारस जाती है, और आप सबको जान के खुशी होगी कि इसका लगभग 100% ऑक्यूपेंसी पहले दिन से आज तक पे चल रही है, अच्छी तरीके से सेवा कर रही है, और 1 लाख से अधिक किलोमीटर की जर्नी वंदे भारत कर पाई है। आप में से कुछ मित्रों को याद होगा कैसे छोटी सी घटना पे कुछ लोगों ने, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कर्मचारियों का मजाक उड़ाया था वंदे भारत को लेके। आज उन सब के लिए मेरी एक प्रकार से दरख्वास्त है कि जब हमारे भारत के इंजीनियर, हमारे भारत के कर्मचारी कुछ काम करते हैं तो उनकी सराहना की जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनका मनोबल, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, उनको रिडिक्यूल करके अपने छोटे मन और छोटे दिल को मत दर्शाइए देश के सामने। मुझे कहा गया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की हमने बात की थी और उस पर हमने काम नहीं किया, मैं समझता हूं। और मॉडल शेयर रेलवे का 89% से घट के 30% के आसपास कुछ आपने फिगर रेज किया था। अब इसको कहते हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना क्योंकि मॉडल शेयर जरूर 89% था वर्षों पहले, 1950 के पहले 89% मॉडल शेयर था, लेकिन घटते घटते और लगभग पूरे समय तो एक ही सरकार चली है पिछले आजादी के बाद, उसमें भी ज्यादा समय एक ही परिवार ने सरकार चलाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 1950 के पहले 89% घट के 2014 में 34% हो गया था। अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब बताते कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि क्यों घटा, क्यों इतना कम हो गया। और मैं समझता हूं हमारी सरकार ने जिस प्रकार से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ट्रेन से जोड़ने की चेष्टा की है और आगे चलकर हम और बढ़ाने वाले हैं, ये अपने आप में बल देगा कृषि क्षेत्र को और हमारे किसानों के आगे आने वाले काम में और फूड प्रोसेसिंग के काम में। कई सारे और भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई। एक बड़ा ही आश्चर्यजनक फिगर आया था कि बायो टॉयलेट का काम धीरे चल रहा है। मैं परेशान हुआ, मैंने कहा ये कहां से हो गया, हमारा तो बहुत तेज गति से काम चल रहा है। आपको अध्यक्ष महोदय जान के खुशी होगी कि लगभग 58,400 कोचेस में बायो टॉयलेट लगाने थी, आज उसमें टोटल लगभग 2,40,000 के आसपास बायो टॉयलेट लगने हैं। हमने आज के दिन 2,10,000 के करीब बायो टॉयलेट ऑलरेडी लगा दिए और पहले टारगेट था 2021-22 तक सब ट्रेन में बायो टॉयलेट लग जाए। मुझे खुशी है आपको बताने के लिए कि मुझे लगता है अगले 12 महीने में ही हम ये सभी ट्रेन में बायो टॉयलेट लगा देंगे। फिर बताया गया एस्केलेटर, लिफ्ट, ये दिव्यांगों की चिंता करनी चाहिए, बड़े बड़े अच्छे उपदेश दिए गए, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सच्चाई भी सामने रखने आवश्यक है। 2004 से 9 के बीच अलग अलग मंत्री थे, मेरे पास पूरी लिस्ट भी है, बहुत सारे मंत्री आए गए। 2004 से 9 के बीच मात्र 28 एस्केलेटर बने रेलवे में और 19 लिफ्ट लगी। 28 एस्केलेटर, 19 लिफ्ट। 9 से 14 के बीच वो बढ़ के 115 एस्केलेटर और 78 लिफ्ट हो गए, 58 लिफ्ट हो गई। हमने क्या किया 5 साल में? हमने सिर्फ बढ़ा के 457 लिफ्ट लगाए, 457 लिफ्ट लगाए और 457 एस्केलेटर लगाए। 457 एस्केलेटर
और 377 लिफ्ट बनाई, 377, यानी 1978 और बढ़ के 377, 2815 बढ़ के 457। यह होता है काम करने का ढंग। सीखिए अधीर बाबू, सीखिए ना, सोच भी नहीं सकते ना दादा, सोच भी नहीं सकते, सुना ही नहीं इनको, सुनना है क्या करेंगे? ठीक, सॉरी, आप आने वाले हैं। पंक्चुअलिटी की भी बड़ी बड़ी बातें करी गई। जब हमारी सरकार आई, हमने देखा कि पंक्चुअलिटी वास्तव में एक चिंताजनक विषय। हम सबको याद है कि सब त्रस्त रहते थे पंक्चुअलिटी के विषय में, और स्वाभाविक रूप से लोग समय पे पहुंचे, हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। यह अलग बात है कि ट्रैक्स इनफ नहीं है, ट्रेन कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा बहुत समस्याएं तो नेचुरल है। सिग्नलिंग सिस्टम बाबा आदम के जमाने का, इसको सुधारने में समय लगेगा। लेकिन जब हमने गहराई में गए और हमने देखा कि ये पंक्चुअलिटी जनता त्रस्त है, सरकारी आंकड़े बताते हैं पंक्चुअलिटी इतनी खराब नहीं है। तो जब गहराई में गए अध्यक्ष महोदय, तो बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। आजादी के लगभग 68 वर्ष बाद भी 2014 तक 67 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो पुराना सिस्टम था पंक्चुअलिटी का कि स्टेशन मास्टर समय लिखता था किस समय मेरे यहां से ट्रेन निकली, पहुंची, निकली, और वो सत्य माना जाता था और उसी हिसाब से पंक्चुअलिटी के फिगर्स बताए जाते थे, जो वास्तव में असलियत पूरे रूप में देती नहीं थी। हमारी सरकार ने आके उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, ऑटोमेटिक डेटा लॉगर्स लगाए कि समय जो है ट्रेन का वो एकदम 100% सच देश के समक्ष आए। और जब जैसे हम डॉक्टर के पास जाए इलाज के लिए, तो बीमारी पता हो तभी तो इलाज कर सकते हैं। तो बीमारी सामने आई, ओवरनाइट जब ये डेटा लॉगर्स लग गए, पंक्चुअलिटी फिगर 20% घटा, क्योंकि अब सच्चाई आईना सामने आ गया। फिर पूरी रेलवे लगी इसको सुधारने में, और आज मुझे बताते हुए हर्ष है कि ऑफ लेट मैंने कोई पंक्चुअलिटी के ऊपर इस प्रकार का कंप्लेन और इस प्रकार के गहरी चिंता ऑफ लेट नहीं सुनी है, जैसे कई वर्षों पहले तक हम सुनते थे। हम जो मिनट्स लूज होते हैं हर ट्रेन में, कोई डिले हो तो एक ट्रेन कितनी लेट होती है मिनटों में अब मॉनिटर करते हैं, और वो हम सबके पास तो रहता ही है। हमने पूरी जानकारी रेल दृष्टि ऐप के माध्यम से आज पूरे देश के समक्ष रखती है। आप सब मोबाइल फोन पे रेल दृष्टि ऐप ले लीजिए। रेल दृष्टि से आपको सब जानकारियां, हर स्टेशन की फोटोज, कैसे स्टेशन सुंदर होते जा रहे हैं, कैसे स्टेशन में स्वच्छता हो रही है, टॉयलेट कितने साफ है, हर समय सीमा के हिसाब से हर स्टेशन की फोटो उसमें अपलोड होती है। ऑफिसर्स को जिम्मेदारी ठहराई जाती है अगर किधर हमें दिखता है कि सफाई कम ज्यादा है। और आज रेल दृष्टि ऐप में हर ट्रेन भी इस समय, अब जब हम यहां पे है 1:09 पे, इस समय भारतीय रेल की हर ट्रेन कहां किस स्टेशन से गुजर रही है, ये आप अभी ही रेल दृष्टि ऐप पे देख सकते हैं। इतनी जानकारी हमने ट्रांसपेरेंसी। बहुत सारे विषय मैं कह सकता हूं, तो मुझे नोट आ रहा है कि भाई ये सब चीजें और हम बाद में देते रहे। एक दो चीजें जरूर सदन के समक्ष रखना मैं अपना दायित्व समझूंगा। पश्चिम बंगाल की काफी सारी बातें हुई। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में 54 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 16 नई लाइन, 4 गेट कन्वर्शन, 34 डबलिंग। इनका लगभग 42,000 करोड़ का अनुमानित खर्चा है, 42,000। आपको हैरानी होगी, सबसे पुराना प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है 1974-75 से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हावड़ा
हावड़ा से आमटा और बरगाछिया से चंपादंगा, ये प्रोजेक्ट हावड़ा से आमटा और बरगाछिया चंपादंगा, मत बोलो ना, ये प्रोजेक्ट के आज तक हम सिर्फ 43 किलोमीटर कर सके कमीशन, क्योंकि जमीन ही नहीं देती है बाकी सरकार। कैसे काम करे? पैसे की कोई कमी नहीं है रेलवे के पास, जमीन मिल जाए तुरंत हम काम करने के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट, ये भी बड़ा पुराना है, 1983-84 का, एकलाई से बालूरघाट 163 किलोमीटर का है लगभग। इसमें 76 किलोमीटर हेल्ड अप है क्योंकि जमीन नहीं देती है वहां की सरकार। ऐसे एक 84-85 का प्रोजेक्ट है, कामरूप से दिघा, ये भी 168 किलोमीटर का लंबाई है। इसमें 80 किलोमीटर का काम अटका पड़ा है क्योंकि सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन ही नहीं देती। और मैं गिनते जा सकता हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव रहेगा, मैंने बार मैं पत्र लिखता रहता हूं, 15 जून को भी बड़ा डिटेल्स पत्र प्रोजेक्ट वाइज देके डिटेल्स क्या क्या हमारे काम अटके पड़े भेजा है माननीय दीदी को। अगर आप लोग मेरी मदद कर सके तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। अब आते हैं केरल के ऊपर। केरल के बारे में भी कई सारी चिंताएं व्यक्त की गई। केरल में आज 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 9 प्रोजेक्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसके लिए हम सभी को, पूरे सदन को मैं समझता हूं चिंता होगी, तिरुवनंतपुरम से गुरुवायूर। अब गुरुवायूर मंदिर जाने की सभी श्रद्धालु भक्तों की इच्छा होती है, तो रेलवे ने एक प्रोजेक्ट लेने का निर्णय लिया। आज से 24 साल पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है, पर उसका फाइनल लोकेशन सर्वे भी जमीन पर नहीं कर पा रहे। प्रोजेक्ट लगाना तो छोड़ो, फाइनल लोकेशन सर्वे भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां की सरकार सहायता नहीं देती है। एक अंगामली से सबरीमाला, हम सबकी इच्छा होती है सबरीमाला में जाकर दर्शन करें। सबरीमाला में हम सबको बहुत बल मिलते हैं, हम सबको वहां जाने से काम करने का और मनोबल बढ़ता है। वो भी प्रोजेक्ट आज से 20 साल पहले बजट में लिया गया था, तो ठीक है, उनको बजट में तो सभी कुछ ले लेते थे। उसमें केरल सरकार ने पहले कहा नवंबर 2015 में कि 50% कॉस्ट, केरल सरकार ने कहा 50% कॉस्ट हम बेयर करेंगे। अब बोलते हम बेयर नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं देंगे। अब बाकी सब राज्य देते हैं, बाकी सब राज्य, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सब पैसा देते हैं। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट लगाने में सहायता देते हैं, ये कहते हम नहीं देंगे। और यहां भी 41 किलोमीटर 116 में से फाइनल लोकेशन सर्वे करने में राज्य सरकार हमारी मदद नहीं कर पा रही है। तो मैं समझता हूं, और मैं गिनते जा सकता हूं, और बहुत डिटेल्स है। इसका भी मैंने 15 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के अवगत कराया कि अगर आप मदद कर दें तो हमें बहुत सारा फायदा होगा। कर्नाटक में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहां के सबर्बन रेलवे का भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि कर्नाटक में बैंगलोर सबर्बन रेलवे बनाया जाए, जिससे जो घंटों तक लोगों को तकलीफ होती है उसको कैसे हम कम कर सके, लोगों को सुविधा दे सके। मेरे पास कर्नाटक के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारियां है, परंतु अब मैं और समय ना लेते हुए अलग अलग मेंबर्स का जो विषय सामने आए थे उनको लिखित रूप से सबका जवाब देने का आपको विश्वास दिलाता हूं।
और सभी माननीय सांसदों का, माननीय अध्यक्ष जी का, सभी स्टाफ का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे अर्ज करता हूं कि आप डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड नंबर 82 रेलवेज को अपना अनुमोदन देके, अपना समर्थन देके, अपना आशीर्वाद देके हमको अनुरोध करें।